नमस्कार, आज है तारीख 26 सितंबर और दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रियंका और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने सीज फायर को ठुकराया। सेना को लेबनान पर हमले जारी रखने का दिया आदेश। לא עוצרים ובמקביל נערכים להמשך. היום גייסנו 2 חטיבות מילואים. अमेरिका, फ्रांस और कतर समेत कई देशों ने दिया 21 दिनों के सीज फायर का प्रस्ताव। करेंगे विश्लेषण। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कोई ट्रूस या सीज फायर होगा, क्योंकि इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि वो इमीडिएटली किसी सीज फायर की तरफ बढ़ना चाहता है। और लेबनान की तरफ से भी या हिजबुल्लाह की तरफ से भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी यूपी की तरह ही खाने पीने की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने का आदेश। जानेंगे क्या कहते हैं नियम। प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, प्रदेश में जो भी स्टॉल्स लग रहे हैं उसमें हाइजीन को मेंटेन रखना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं सुमिरन से। बिहार में जितिया त्योहार में तालाब और अन्य जगहों पर नहाने के दौरान 46 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 37 बच्चे भी शामिल हैं। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों में जितिया त्योहार के दौरान यह हादसा हुआ है। तालाब में डूबने की वजह से सबसे ज्यादा 8 मौत औरंगाबाद और कैमूर जिलों में हुई है। राज्य के रोहतास, अरवल, नालंदा, सिवान और बक्सर समेत कुछ अन्य जिलों में भी महिलाओं और बच्चों के जितिया त्योहार में नहाने के दौरान पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने मानहानि केस में दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि खबरों के मुताबिक संजय राउत को इस मामले में जमानत भी मिल गई है। संजय राउत पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सौम्या की पत्नी डॉक्टर मेधा किरीट सौम्या की मानहानि की थी। उन्होंने मेधा किरीट पर भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी है। पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए जस्टिस अभय ओका ने कहा कि जमानत के लिए कड़े मानक और मुकदमा चलाने में देरी के साथ नहीं चला सकते। माफ कीजिएगा, मुकदमा में चलाने में देरी साथ साथ नहीं चल सकते। हमने बेल मंजूर कर दी है, लेकिन हमने इसके लिए मुश्किल शर्तें भी रखी हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की बैठक के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दोनों के बीच इस मुलाकात की जानकारी दी थी। समझा जा रहा है कि दोनों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने में भारत की भूमिका पर बात हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोहराया है कि किसी भी तरह के हमले के बाद रूस के पास परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है। Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения. व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं, हम किसी भी हमले के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के बाद इस संभावना पर विचार कर सकते हैं। मेरा मतलब है रणनीतिक और सामरिक विमान, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, हाइपरसोनिक और अन्य विमान। हम रूस के खिलाफ आक्रामकता की स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करते हैं और इसका हक भी रखते हैं, चाहे दुश्मन देश पारंपरिक हथियारों का उपयोग करे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हराने में कामयाब रही है। कनाडा की संसद में बहस के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 211 के मुकाबले 120 मतों से गिर गया। और पाकिस्तान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसके लिए $7 अरब का कर्ज जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा कि कर्ज मंजूरी के लिए IMF ने आर्थिक सुधार के जो उपाय बताए हैं उन्हें अमल में लाया जा रहा है। आर्थिक स्थिरता हासिल करने के बाद पाकिस्तान आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा। तो पॉडकास्ट की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, वो है ये कि इस्राइल ने हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष के बीच किसी भी तरह के सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है। इस्राइल के विदेश मंत्री इसराइल काट्स ने कहा है कि उत्तर की तरफ कोई युद्ध विराम नहीं होगा।
उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया है कि इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि उत्तरी सीमा पर रहने वाले इसराइली सुरक्षित तरीके से अपने घर वापस नहीं लौट जाते। तो सुमिरन, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इसराइल और लेबनान की बॉर्डर पर जारी संघर्ष के बीच अमेरिका, फ्रांस समेत कई देश युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइली सेना को पूरी ताकत से युद्ध लड़ते रहने के लिए कहा था। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से इस सीज फायर करवाने की कोशिशों का स्वागत किया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सीज फायर तभी संभव है जब इसराइल अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को मानेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेबनानी पीएम मिकाती ने इसराइल पर आम लोगों की हत्या का आरोप लगाया था। मिकाती यहाँ कह रहे हैं कि लेबनान में हमारी संप्रभुता और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को झेल रहे हैं। इसराइली दुश्मन हमारे देश और लेबनानी लोगों के खिलाफ बर्बर कृत्य कर रहे हैं। इसराइल अपने युद्धक विमान और ड्रोन हमारे हवाई क्षेत्र में भेजकर हमारे लोगों को मारकर, हमारे घरों को बर्बाद करके और परिवारों को मुश्किल हालात में डालकर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। प्रियंका, इन कोशिशों के बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना था कि वो इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि नेतन्याहू ने अपनी सेना से ये कहा कि वो पूरे दमखम के साथ अपना अभियान जारी रखें। इसराइली विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह पर जीत हासिल करने तक कोई सीज फायर नहीं होगी। IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर उनके हमले जारी रहेंगे। इससे पहले इसराइली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। לא עוצרים ובמקביל נערכים להמשך. היום גייסנו שתי חטיבות מילואים. डैनियल हगारी कह रहे हैं कि हमारे हमले जो हैं वो इसराइल की तरफ से जो हमले हैं वो जारी रहेंगे और लेबनान पर ऐसे हमले होते रहेंगे। जी, तो इस बीच जो अभी एक और बड़ी खबर है वो ये कि इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़े धमाके किए हैं। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने यह भी बताया है कि इसराइल ने इन हमलों में उनके एक कमांडर को निशाना बनाया है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि हमलों पर कुछ समय के लिए रोक लगने से इसराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच कूटनीतिक रास्तों से सुलह कराने का मौका मिलेगा। वहीं UN में इसराइल के राजदूत डेनिन ने कहा है कि उनका देश पूरी तरह से जंग नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन जब उसके उत्तरी क्षेत्र में हमले होंगे तो वो इसे चुपचाप नहीं बैठा रह सकता। Our position regarding Lebanon has always been very clear. We would prefer a diplomatic solution. डेनन यहाँ कह रहे हैं कि लेबनान पर हमारा रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है। हम इसका कूटनीतिक हल निकालने को तरजीह देंगे। हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान दे रहे हैं और हमारा लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र से विस्थापित हुए हमारे नागरिकों की वापसी है, जो अपने ही देश में रिफ्यूजी के जैसे रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे अपने घरों, स्कूलों और परिवारों के पास वापस जा सकें। इस बीच वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इस जंग को बढ़ने से रोकना होगा। जो बाइडन कह रहे हैं, हम इसराइल लेबनान सीमा पर 21 दिनों के सीज फायर के बारे में बयान जारी कर रहे हैं। हमें इसके लिए यूरोप के साथ ही अरब देशों से भी महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है। जंग अब आगे और ना बढ़े, ये जरूरी है। तो प्रियंका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लेबनान में जारी संघर्ष पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन सत्र बुलाया है। इस बैठक का मकसद समस्या का कूटनीतिक हल निकालना है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीएन नोएल बैरेट ने इस मीटिंग में बताया कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 21 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनाने की कोशिश पर लगा रहेगा ताकि व्यापक स्तर पर बातचीत का समय मिल सके। La guerre n'est pas inéluctable. Une solution diplomatique est possible. Ces derniers jours, जीएन नोएल कह रहे हैं, जंग निश्चित नहीं है, इसका कूटनीतिक जरिए से हल निकालना संभव है। हालिया दिनों में हमने अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर तत्काल सीज फायर करवाने पर काम शुरू किया है ताकि बातचीत शुरू की जा सके। इस बारे में जल्द जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और हम दोनों ही पक्षों से ये उम्मीद करते हैं कि वे इस सीज फायर समझौते को बिना देरी मान लें।
सुमिरन आगे बढ़ें, हालांकि इसराइल ने मना कर दिया है कि वो ऐसा कोई सीज फायर पे तैयार नहीं होगा, लेकिन उत्तरी इसराइल का शहर है हाइफा, वहां रहने वाले लोग इस सीज फायर डील के बारे में कैसी बटी हुई राय रखते हैं, पहले वो सुन लेते हैं। ये डेविड लैंडर हैं जो कह रहे हैं कि मैं अस्थायी सीज फायर के खिलाफ हूँ। मैं उत्तरी क्षेत्र के लोगों को दोबारा उनके घर जाते देखना चाहता हूँ। उन्हें ऐसे ही समझौता करना चाहिए। और ये फिदाखोरी हैं जो कह रही हैं कि हमें कुछ समय के लिए सीज फायर की ज़रूरत है, ये जंग बहुत लंबी चलेगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती, ये अमानवीय है। मैं आशा करती हूँ कि कुछ हफ्तों के लिए नहीं बल्कि सबकी बेहतरी के लिए इस पर हमेशा के लिए रोक लगेगी। तो सुमिरन, हमें अमेरिका और फ्रांस के अलावा कतर ने भी लेबनान में संघर्ष पर तत्काल रोक लगाने की बात कही थी। दोहा में कतर की सरकार के प्रवक्ता अल अंसारी ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। We're getting horrific reports from Lebanon about targeting whole families in a way that is similar to the... अल अंसारी यहाँ कह रहे हैं कि हमें लेबनान में डराने वाली खबरें मिल रही हैं, पूरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे गजा में हो चुका है। बच्चों में निराशा है जो हमेशा की तरह जंग से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। हम देख रहे हैं कि इन हमलों में आम लोगों और चरमपंथियों के बीच कोई फर्क नहीं किया जा रहा है और इसलिए हम जानते हैं कि ये जंग जितनी आगे बढ़ेगी उतने आम लोगों की जान जाएगी। इसलिए हम हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर तत्काल सीज फायर करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस्राएली सशस्त्र बलों के प्रमुख हेर्जी हालेवी ने एक ऐसा बयान दिया था सुमिरन, जिससे ये भी संकेत मिला कि अब इस्राएल लेबनान में घुसने की तैयारी कर रहा है। तो हालेवी यहाँ कह रहे हैं कि आप यहाँ विमानों की आवाज़ें सुन रहे हैं, हम पूरे दिन हमले कर रहे हैं। इसका मकसद लेबनान में संभावित तौर पर घुसने का रास्ता खोलना और हिजबुल्लाह को निशाना बनाना दोनों ही हैं। आज हिजबुल्लाह ने अपने हमले का दायरा बढ़ाया है और अब उसे इसका सख्त जवाब मिलेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सुरक्षा परिषद को बताया है कि इसराइल लेबनान सीमा पर हो रही गोलीबारी के बाद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। बड़ी संख्या में लोग दक्षिणी लेबनान से भागकर राजधानी बेरूत आ गए हैं और स्कूलों समेत सरकारी इमारतों में शरण ले रहे हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की एटी हिसिंग ने बीबीसी को बताया कि हालात किस कदर बदतर होते जा रहे हैं। Many of the shelters are already full. As of last night, there was more than 50,000 एटी हिगिंस यहाँ कह रही हैं, बीते रात कई शेल्टर होम पहले से ही भरे हुए थे। हमारे शेल्टर होम में 50,000 से ज्यादा लोग थे और उससे भी ज्यादा सड़कों पर थे क्योंकि उन्हें रहने की जगह नहीं मिल पाई। इसलिए हम इन विस्थापितों और खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेहद कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। लेबनान के हालात को देखते हुए ही भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी फिर से जारी की है और अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा ना करने के लिए कहा है। लेबनान में पहले से रह रहे भारतीयों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए भी कहा गया है। बेरूत में भारतीय दूतावास ने एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है और ये नंबर है 961768601228। तो प्रियंका, हमने इसराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी इस संघर्ष को रोकने के लिए तत्पर वैश्विक नेताओं के साथ ही इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को और रहने वालों को सुना इस पॉडकास्ट में। लेकिन एक सवाल अहम है ये कि आखिर सीज फायर संभव हो पाएगा, और अगर इसराइल मान भी जाता है तो क्या होगा आगे, क्योंकि इसराइल ने तो अपने इरादे साफ तौर पर बता दिए हैं। जी, तो अब से कुछ देर पहले ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में पढ़ाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर से। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कोई ट्रूस या सीज फायर होगा, क्योंकि इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि वो इमीडिएटली किसी सीज फायर की तरफ बढ़ना चाहता है, और लेबनान की तरफ से भी या हिजबुल्लाह की तरफ से भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी गई है कि वो सीज फायर इमीडिएटली चाहते हैं। पर लेबनान ने इस प्रपोजल को वेलकम किया है। जी बिल्कुल, लेबनान ने वेलकम किया है, लेकिन अगर हम अभी इजराइल के हमास के साथ जो जंग चल रही है या इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जो जंग एक तरह से तेज हो रही है उसको देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो एफर्ट रहे हैं सीज फायर के, वो अभी तक
कामयाब नहीं हुए हैं, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। सिर्फ बातों से जंग को रोकना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या इसराइल लेबनान में जमीनी कार्रवाई करेगा? देखिए, जमीनी कार्रवाई की बात थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि लंबी जंग अगर चलती है जैसे अभी गाजा में चल रही है, वैसी जंग अगर होती है तो वो इसराइल के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसराइल छोटा देश है, उसकी इकोनॉमी के पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको अपने रिजर्व्स जो ऑलरेडी पिछले 1 साल से एक जंग में इन्वॉल्व हैं, उनको अगले कुछ और सालों तक, कुछ और महीनों तक उनको इन्वॉल्व रखना पड़ेगा जंग के लिए। तो इजराइल कोशिश करेगा कि ये एक स्विफ्ट ऑपरेशन हो, जंग हो, जिसमें कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में वो अपनी लेबनान पे जो उनके ऑपरेशनल गोल्स हैं उसको अचीव करके खत्म कर दे। बट हिजबुल्लाह के लिए एक लंबी जंग ज्यादा सुइटेबल है, या ज्यादा उनको उस पे इंटरेस्ट में है उनके, क्योंकि हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है और हिजबुल्लाह की कामयाबी गोरिल्ला वॉरफेयर या अर्बन वॉरफेयर पे डिपेंड करेगी। तो हिजबुल्लाह के लिए लंबी वॉर का ज्यादा मसला नहीं है। हमास की तुलना में हिजबुल्लाह इसराइल के लिए कितना अलग है? देखिए, हिजबुल्लाह एक ज्यादा मिलिटरीली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम कंपेयर करेंगे हमास से। तो हमास पिछले 2008 से गाजा में रूल कर रहा था, बट गाजा अंडर सीज था और वहां पे किसी भी तरह के मिलिट्री सप्लाईज या मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करना, वेपन्स डेवलप करना काफी मुश्किल था। सारा कुछ अंडरग्राउंड किया जा रहा था। हिजबुल्लाह जो एक तरह से कहें लेबनान पे कंट्रोल कर रहा है या रूल कर रहा है काफी सालों से, वो ईरान से और स्पेशली IRGC से उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनके आर्म सप्लाई हुए हैं और वो सीज के अंदर नहीं है। उनके पास फंड्स भी ज्यादा है, उनके पास लोग भी ज्यादा हैं। तो हिजबुल्लाह ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी है इजराइल के लिए। 2006 में भी हिजबुल्लाह और इसराइल जंग में थे, तब और अब की स्थिति कितनी अलग है? 2006 से काफी सिचुएशन बदल गई है। सबसे पहले तो अगर देखें तो हिजबुल्लाह की लेबनान के ऊपर पकड़ जो है वो काफी मजबूत हो गई है, काफी बढ़ गई है, काफी फैल गई है। उसके रिसोर्सेस काफी बढ़ गए हैं, उसके ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद काफी बढ़ गई है, उनके काफी नंबर बढ़ गए हैं। और प्लस हिजबुल्लाह की फाइनेंशियली जो कहा जाए तो वो भी स्ट्रांग हो चुका है। तो हिजबुल्लाह 2006 के मुकाबले में एक ज्यादा पोटेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आया है इजराइल के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इजराइल भी पिछले 12-14 सालों में अपनी मिलिट्री को टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, इन सब के लिहाज से काफी बढ़ा चुका है। जैसा कि हमने अभी देखा कुछ दिनों पहले कि उसके हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को किस तरह से इजराइल ने अटैक किया था। तो इस तरह की चीजों से इजराइल को एक एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन इसराइल खुद जमीनी कार्रवाई के लिए कितना तैयार है? देखिए, अगर इजराइल को कुछ मिलिट्री गोल जमीनी कार्रवाई करके हासिल करना होगा तो वो करेगा। वो गोल एक तो ये हो सकता है कि लेबनान में, साउथ लेबनान में एक बफर जोन क्रिएट कर दे, जो पहले 2006 से पहले इजराइल ने किया हुआ था, सो दैट डायरेक्ट नॉर्दर्न इजराइल पे अटैक ना कर पाए हिजबुल्लाह। लेकिन वो करने के लिए मुश्किलें काफी होंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो, जैसा अभी मैं बता रहा था, पहले से के मुकाबले में काफी स्ट्रांग हो चुका है और बॉर्डर पे उसके फाइटर्स लगातार, हालांकि पिछले 1 साल में काफी हिजबुल्लाह के फाइटर्स मारे भी गए हैं इजराइल के एक्शन में, लेकिन उसके हिजबुल्लाह के फाइटर्स जो हैं वो वहां पे हैं। तो एक कहा जा सकता है कि लंबी लड़ाई चलेगी। तो ये थे JNU के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchohindi.com पर। आप हमें WhatsApp, Insta और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे, वो धरती के करीब आएगा और धरती की ऑर्बिट में रहेगा।
लेकिन वो 10 मीटर का सैटेलाइट है और मून है, वो दिखेगा नहीं हमको। पृथ्वी को कुछ दिनों के लिए मिलने जा रहा है एक मिनी मून। लेकिन प्रियंका, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर ये जान लेते हैं। तो मैं यूट्यूब से शुरुआत कर रही हूँ। उमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि शनिवार रविवार को भी प्रसारण होना चाहिए। शेख मोहम्मद हैं, वो इस बात को दोहरा रहे हैं। ममता बघेल हैं जो कह रही हैं कि यूएन और यूएस नहीं, केवल भारत ही विश्व में शांति ला सकता है। और सुधाकर राय कह रहे हैं कि इस लड़ाई के लिए हमास जिम्मेदार है। तो सुमिरन, फेसबुक पर निरुपम वाजपेयी कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की हालत अपने देश के चुनाव आयोग जैसी हो गई है। वहीं रघुवर कुमार सोनी कह रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता, लेकिन इसराइल के मामले में ये सही समझते हुए कह रहे हैं कि इसराइल के लिए युद्ध ही एकमात्र समस्या का हल है। वहीं जगदीश वर्मा कह रहे हैं कि सीज फायर अब एक सपना बनकर रह गया है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और प्रियंका, अब भारत की बात कर लेते हैं। तो खाने पीने की दुकानों पर संचालक, प्रबंधक और मालिक का नाम प्रदर्शित करने का आदेश जो आया है सामने, उसको लेकर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश खबरों में है। पहले यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। कल कांग्रेस पार्टी के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान दिया था और कहा था कि ये अब अनिवार्य है कि विक्रेताओं को अपना नाम और आईडी प्रदर्शित करना होगा। हर दुकानदार और सड़क पर विक्रेता जो होंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। अब इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ ली और कांग्रेस पार्टी के विक्रमादित्य को उन्हीं की पार्टी से फटकार लगी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि बयान को समझने में गलती हुई है और अभी इस पर और चर्चा होगी। जो अभी पीछे एक माहौल बना था उसको मद्देनजर रखते हुए और खास करके थोड़ा जो एक ड्रग का प्रचलन भी प्रदेश के अंदर चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, प्रदेश में जो भी स्टॉल्स लग रहे हैं उसमें हाइजीन को मेंटेन रखना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से वेंडिंग जोन्स प्रदेश के अंदर बनाए जाए, जगह जगह के ऊपर बनाए जाए, ताकि लोकल लोगों को कोई भी समस्याएं ना आए। तो ये तो हिमाचल प्रदेश की बात होगी जहां यू टर्न का मामला सामने आ रहा है। लेकिन प्रियंका, आप उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात कर सकती हैं। जी, तो इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी खाने पीने की दुकानों पर संचालक, प्रबंधक और मालिकों को नाम दिखाने, मतलब नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया था। तो मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव के निर्देश भी दिए थे। यूपी की सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रबंधक, प्रोपराइटर और अन्य संबंधित कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित किए जाने चाहिए और इसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाएं। यही नहीं, सरकार ने होटलों, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी लगाना भी जरूरी बताया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है सोशल मीडिया। कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही थी जिससे लोगों में डाउट्स आ रहे थे और इसलिए सरकार को लगा कि ऐसे नियम लाने चाहिए। कई बयानों में घटनाओं का जिक्र भी किया गया है कि सरकार की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट खाने के अयोग्य पदार्थों की मिलावट की वजह से। बिल्कुल वो मिलावट की बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे वीडियोज आते हैं जहां हम देखते हैं कि ऐसी चीजें खाने में मिला दी जाती है जो नहीं मिलानी चाहिए जी। तो ये सब जो कदम सरकार ने कहा है कि उन वीडियोस के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखकर ये बातें सामने लाई गई हैं। पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। बिजनेस व्यवसाय हो, पारदर्शिता होगी तो किसी तरह की न तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी न अपराध की गुंजाइश होगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों अनेक खबरें मीडिया माध्यम से ही सामने आई। खबरें जब आती हैं तो लोगों के मन में अनेक तरह की भ्रांतियां पैदा होती, अनेक तरह के सवाल खड़े होते। ऐसे में ये जो किसी का कोई अधिष्ठान है, कोई विद्यालय खोलता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई व्यापारिक संस्थान खोलता है, शैक्षणिक संस्थान खोलता है, सब पे नाम लिखा होता है। तो प्रियंका, ये खबर कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी देश के कई राज्यों में ऐसे आदेश आए हैं, चाहे उत्तराखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, जहां ये बात फिर से उठी है। हमने देखा था कांवड़ यात्रा के दौरान भी ऐसे आदेश सामने आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने तब अंतरिम रोक लगा दी थी। तो क्या जो ये नए नियम सामने आए हैं
ये सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनका उल्लंघन है, और अब ऐसा किया तो क्यों किया? कुछ इन्हीं सवालों के साथ मैंने बात की बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा से, जो इस पूरे मामले को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य। उन्होंने एक बयान दिया कि हम हिमाचल में जो जितने भी फूड स्टॉल्स हैं, फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, या जो खाने पीने का सामान दुकानदार बेचते हैं, उनके हम नाम लिखवाएंगे और उनको पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने तहबाजारी का भी जिक्र किया। तहबाजारी यानी जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, अनरजिस्टर्ड शॉप्स होती हैं, रेहड़ी पटरी वालों को भी आई कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने एक समिति बनाई थी 7 सदस्य, जिसके सदस्य विक्रमादित्य भी हैं इसी सब के लिए। तो उसकी पहली बैठक मंगलवार को हुई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मंगलवार को एक उचित स्तरीय बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जिसमें ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया गया जिनमें कथित तौर पर जो है खाने पीने की चीजों में मिलावट और कुछ खबरें ऐसी आई थी। तो जो यूपी सरकार है उसने अपना बयान जो जारी किया था, उस बयान में भी इन घटनाओं का संदर्भ लिया गया था। तो यूपी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश में जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्तरां हैं, होटल हैं, वहाँ एक तो सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। दूसरा, जो वहाँ पे एक तो मालिक, प्रोप्राइटर, मैनेजर यानी प्रबंधक, और वहाँ काम करने वाले शेफ या दूसरे कर्मचारी, उनके नाम लिखे होने चाहिए, ताकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ और किससे और क्या खा रहे हैं। तो कई बातें हमने की दिलनवाज पाशा से। दिलनवाज पाशा की ये कहानी और किस तरह से इन्होंने पूरे मामले पर नज़र बनाई रखी, आप बीबीसी हिंदी के पन्ने पर पढ़ सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सुमिरन, क्या आप ब्रह्मांड के आश्चर्य के लिए ब्रह्मांड में एक आश्चर्य देखने को तैयार हैं? अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पृथ्वी को दूसरा चंद्रमा मिलने वाला है, यानी मिनी मून। ये एक गेस्ट है जो कि 29 सितंबर को कुछ महीनों के लिए पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये मिनी मून इतना छोटा और धुंधला होगा कि उसे देखा नहीं जा सकेगा जब तक कि आपके पास प्रोफेशनल दूरबीन ना हो। अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से पूछा कि ये मिनी मून क्या है और कहाँ से आया। देखिए, किसी भी प्लैनेट पे जब कोई एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करने लगे तो उसको मून बोलते हैं। धरती का जो है, अर्थ के पास एक मून है, जुपिटर और सैटर्न के पास कई मून है, माने उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसे ही थोड़े दिन के लिए, करीब 53 दिन के लिए, एक छोटा सा एस्टेरॉइड है, उसका नाम है, एक टेक्निकल नाम है, वो धरती के करीब आएगा और धरती की ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन वो 10 मीटर का सैटेलाइट है और मून है, वो दिखेगा नहीं हमको। लेकिन हाँ, कहने के लिए एक मिनी मून होगा धरती के पास थोड़े दिन के लिए। तो पल्लव जी, ये बताइए कि ये जो मिनी मून है, कहीं ये धरती से टकराएगा तो नहीं? देखिए, ये जो मिनी मून है, इसको भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसका एक नेत्रा करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी इस पे निगरानी रख रहा है। और उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये जो मिनी मून है, जो 53 दिन के लिए धरती के चक्कर काटेगा, ये धरती से नहीं टकराएगा। तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है कि ये मिनी मून कहीं धरती से टकराएगा। ये टकराएगा नहीं, ये थोड़े दिन के लिए धरती का चक्कर काट के और फिर वापस सोलर सिस्टम में ही ओझल हो जाएगा। तो क्या इससे पहले भी इस तरह के कभी कोई मिनी मून आए हैं, देखे गए, या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, 2017 में हुआ था, उससे पहले भी हुआ है। ये 3 बारी पहले वैज्ञानिक बताते हैं कि इस तरह के मिनी मून आए हैं, लेकिन ये दिखेगा नहीं। तो हमको जो चांद का जो हमारा एक आसरा होता है, वैसे चांद नहीं दिखेगा। ये केवल टेक्निकली ये अर्थ के लिए एक मिनी मून रहेगा। तो अर्थ का चक्कर लगाने के बाद 53 दिनों के बाद ये कहाँ चला जाएगा? गायब हो जाएगा अंतरिक्ष में? देखिए, सोलर सिस्टम के दूर से आया है, जब धरती के करीब आ गया तो अर्थ की ग्रेविटी ने इसको थोड़े दिन के लिए कैप्चर कर लिया। तो ये हॉर्सशू शेप में रहेगा और थोड़े दिन बाद वापस सोलर सिस्टम की तरफ चला जाएगा। और फिर थोड़े दिन के बाद जब वो इलिप्टिक पूरा सर्किल अपना ऑर्बिट करके होगा, तब शायद वापस आ जाए। तो पृथ्वी को मिल सकता है, थोड़े दिन मिल सकता है, नहीं मिलेगा मिनी मून थोड़े दिनों के लिए सही। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल, यानी शुक्रवार को। समय यही है, शाम 7:30 बजे। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट से। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला गंगोत्री और तिलकराज भाटिया ने।
मुझे और सुमिरन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।